नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक और मध्य प्रदेश की दिन भर की बड़ी खबरें विस्तार से दिखाते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी और अहम खबर, मध्य प्रदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की मंजूरी के बाद 48 घंटे के भीतर भीतर धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2020 लागू हो चुका है। राज्यपाल ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए और इसके बाद सरकार ने अब इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सभी कलेक्टर्स को इसकी प्रति भेज दी गई। इसके पहले शिवराज कैबिनेट ने प्रस्ताव को लखनऊ भेजा, जहां गुरुवार को राज्यपाल ने इस पर हस्ताक्षर कर दिए। हालांकि इसे 6 महीने में विधानसभा से पास कराना होगा। पिछले साल 29 दिसंबर को शिवराज सरकार ने कैबिनेट की मीटिंग में इस अध्यादेश के ड्राफ्ट को अनुमोदित किया था, इस पर स्वीकृति दी थी। इस अध्यादेश में प्रलोभन, बहला फुसलाकर, बलपूर्वक धर्मांतरण करवाकर विवाह करने या करवाने वाले इन सबको 1 से 10 साल तक सजा और अधिकतम 1 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान इस कानून के अंतर्गत है। गैर जमानती अपराध इसे माना जाएगा। धर्मांतरण और धर्मांतरण के बाद होने वाले विवाह के 2 महीने पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को धर्मांतरण और विवाह की पूर्व सूचना देनी पड़ेगी। दोनों पक्षों को लिखित में इसका आवेदन देना पड़ेगा। बिना आवेदन दिए धर्मांतरण हुआ, शादी हुई तो फिर इसको अमान्य किया जाएगा और साथ में धर्मगुरु, काजी, मौलवी, पादरी जो भी इसमें सहभागी होंगे उनको 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। धर्मांतरण और जबरन विवाह की शिकायत पीड़ित, उनके माता पिता, परिजन या गार्जियन कोई भी कर सकता है। सहयोग करने वालों को भी मुख्य आरोपी की तरह ही आरोपी माना जाएगा। अपराधी मानते हुए मुख्य आरोपी की तरह ही उनको भी सजा के प्रावधान झेलने पड़ेंगे। जबरन धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द होगा और धर्मांतरण या विवाह कराने वाली संस्थाओं को डोनेशन देने वाली संस्थाएं या लेने वाली संस्थाएं, उनका भी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है। इधर भोपाल में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला भी सामने आ गया। लव जिहाद से पीड़ित एक 26 साल की लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 5 लाइन का सुसाइड नोट छोड़ा है। लड़की ने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि वो आत्महत्या करने जा रही है। मृतक लड़की ने इसका जिम्मेदार आदिल खान और उसके पिता खलीक खान को बताया। नोट में लड़की ने आरोपी का पता और मोबाइल नंबर भी लिखा। लड़की के परिजनों का आरोप है कि आदिल ने अपना नाम छिपाकर उनकी बेटी से दोस्ती की। तकरीबन 8 साल से वो अच्छे दोस्त थे। तब उसने अपना धर्म हिंदू बताया था। दोनों की अच्छी दोस्ती हो गई। आरोपी के कुछ समय से लगातार लड़की पर मुस्लिम धर्म अपनाने का दबाव बनाया जाने लगा, लेकिन जब उसने धर्म परिवर्तन से इनकार किया तो आदिल ने किसी दूसरी लड़की से सगाई कर ली और इसी बात से आहत होकर पूजा ने आत्महत्या कर ली। लव जिहाद का मामला मध्य प्रदेश सरकार के लिए लाए गए नए कानून के दायरे में दर्ज हो सकता है। नए कानून का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अब इसके दायरे में ये केस आ सकता है। और वो उसको मेंटली और फिजिकली दोनों टॉर्चर करता था और इतना डिप्रेशन दिया कि उसने सुसाइड कर लिया चुपचाप, किसी को बिना बताए। और एक सुसाइड नोट भी छोड़ दिया जिसमें उसका नाम लिखा हुआ है कि मैं आत्महत्या कर रही हूँ, जिसका जिम्मेदार आदिल खान है। और उसका नंबर, उसके पापा का नाम, एड्रेस, घर का एड्रेस सब लिखा हुआ सुसाइड नोट में। बेटी पे ड्यूटी जाती है, ड्यूटी से आती है, पर वो उसने खोल के बता नहीं पाया डरों की वजह से उसके, क्योंकि उसे ये लगता था हमारे मम्मी पापा को जब वो बताते हैं तो कोई ऐसा नहीं कुछ कर दे। दूसरे वाले जो मोमेंटन है वो कच अटैक नहीं कर दे। हम लोग गरीब आदमी हैं, ये चाहती थी कि वो बच्ची की थी, समझदार थी, पढ़ी लिखी थी। नोटिफिकेशन नहीं हो पाया धर्म स्वातंत्र्य विधेयक का मामले सामने लगातार आ रहे हैं। आज ये मामला सामने आया। आप चिंता मत कीजिए, आज नोटिफिकेशन हो जाएगा। और सुधीर दंडोतिया हमारे साथी इस वक्त भोपाल से जुड़ रहे हैं। सीधे सुधीर का रुख करते हैं। सुधीर, अब कानून बन चुका है, लागू हो चुका है। ये जिस तरीके से दावा किया गया था कि ये देश का सबसे कड़ा कानून होगा, उसको लेकर के प्रतिक्रियाएं भी उसी मुताबिक आई थी। बताएं जरा इसके बारे में विस्तार से।
अस्तित्व में आ चुका है और नोटिफिकेशन का इंतजार किया जा रहा था, क्योंकि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ से ही 2 दिन पहले में इस पूरे कानून को अध्यादेश को मंजूरी दी थी और उसके बाद में कल मंत्रालय अध्यादेश की कॉपी जो है वो पहुंची थी और उसके बाद से इंतजार किया जा रहा था कि कब इस अध्यादेश को जो है नोटिफिकेशन के जरिए लागू किया जाएगा। आज शाम को गृह विभाग ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस पूरे कानून के प्रावधान के बारे में बताया गया है और साथ ही साथ कहा गया है कि अगर इस तरीके के मामले सामने निकल कर आते हैं तो नए जो धर्म स्वातंत्र विधेयक है उसके अंतर्गत मामले में जो FIR है उसकी दर्जगी की जाए। पर पता है इस पूरे कानून के अंतर्गत कई सारे कड़े प्रावधान किए गए हैं। 10 साल तक की अधिकतम उम्र कैद का जो प्रावधान है, एक सबसे बड़ा कड़ा प्रावधान यही है, क्योंकि यूपी के अंदर जो कानून लाया गया था उसमें 5 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया था। इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश का जो कानून है उसमें 1 लाख रुपए तक का जुर्माना, साथ ही साथ 6 आरोपियों को भी 5 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। जो संस्था या फिर जो धार्मिक संस्थाएं हैं जो विवाह या निकाह कराएंगी बिना बताए, उनको भी इसके दायरे में लाया गया है। साथ ही साथ अगर बात करें तो इसमें कई सारे अधिकार पीड़िता को दिए गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किस तरह की शादी होती है तो इसकी 2 महीने पहले लिखित सूचना जो है वो दोनों पक्षों को देनी होगी और सूचना अगर नहीं दी जाती है तो स्वतः ही जो विवाह है उसको शून्य घोषित माना जाएगा और इसके अंतर्गत कार्रवाई करने का अधिकार जो है वो जिला प्रशासन के पास में रहेगा। साथ ही साथ अगर बात करें तो जो पिता की पैतृक संपत्ति है उसमें पीड़िता के बेटे या बेटी का जो संतान है उसको पूरा अधिकार पैतृक संपत्ति में मिलेगा, पर लेकिन धर्म स्वीकार करने का जो अधिकार है वो माता के धर्म को स्वीकार करने का अधिकार इस पूरे कानून के अंतर्गत दिया गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो और भी कई सारे प्रावधान इस पूरे कानून के अंतर्गत किए गए हैं, जिसमें खासकर अगर बात करें तो जो शादी को शून्य घोषित करने की बात थी वो एक सबसे बड़ा पूरा इस पूरे मामले में प्रावधान है। कई सारे संशोधन आए थे। सबसे पहले 29 सितंबर को कैबिनेट की बैठक में ये पूरा मसौदा आया था जिसमें संशोधन को लेकर चर्चा की गई थी और आते आते तकरीबन 4 से 5 महीने इस पूरे कानून के ड्राफ्ट को बनने को तैयार हुआ और उसके बाद में आखिरी दौर में भी कुछ संशोधनों को जोड़ा गया था, जिसके बाद अध्यादेश के जरिए पहले विधानसभा के जो सत्र था मानसून शीतकालीन सत्र उसके अंदर लाया जाना था, पर लेकिन विधानसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद अध्यादेश के जरिए कैबिनेट से एक बार फिर से इसको मंजूरी ली गई और राज्यपाल के पास अध्यादेश के जरिए मंजूरी दिलाई गई। अब जाकर इस पूरे कानून को अस्तित्व में लाया गया है। आज शाम को ही गृह विभाग ने पूरा नोटिफिकेशन जारी किया है और अब यह माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी मामले इस तरीके के सामने निकल कर आएंगे उनके अंतर्गत कार्रवाई इस कानून के तहत की जाएगी। प्रदेश सरकार का यह दावा है कि जो कानून है मध्य प्रदेश का लव जिहाद धर्म स्वातंत्र विधेयक कानून वो देश के अंदर सबसे बड़ा कानून है, सबसे कड़ा कानून है। पुनीत, चलिए, तो सबसे कड़े कानूनों का जो दावा था ये कानून अब लागू हो चुका है और अब इस तरीके के तमाम केसेस को इस कानून के दायरे में लाकर इंसाफ देने का प्रयास होगा। बने रहे आप हमारे साथ में। सुधीर, एक और बड़ी खबर पहले दर्शकों को बता दें। भोपाल से ये बड़ी खबर है, अधिकारियों को सीएम शिवराज ने चेता दिया, गड़बड़ी हुई तो टांग देंगे, इस तरह की चेतावनी दी है। ग्लोबल स्किल पार्क के निरीक्षण के दौरान 2 टूक कहा, जैसा प्रेजेंटेशन दिखाया है प्रोजेक्ट वैसा ही बनना चाहिए, गलती हुई तो टांग दूंगा। तो मुख्यमंत्री का तल्ख अंदाज और ये तेवर एक बार फिर दिखाई पड़ा जब उन्होंने अधिकारियों को 2 टूक ये कह दिया है, सीधे शब्दों में चेता दिया है कि जिस तरह का भी आपने प्रोजेक्ट दिखाया है या प्रेजेंटेशन दिया है वैसा ही जमीन पर उतरना चाहिए, ठीक उसी तरह का रहना चाहिए। स्टैंडर्ड का बनना है, ग्लोबल। जरा भी गड़बड़ हुई तो टांग दूंगा, अभी तो साफ करो, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं। और जिनको देखना है क्वालिटी और बाकी सब चीज़ वो कंट्रोल ठीक से होना चाहिए हर चीज़। और सुधीर हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सुधीर, एक बार फिर से वही बात दोहराएंगे कि अब की बार सरकार बदले से हैं, अब की बार तेवर पूरी तरह तल्ख हैं। एक बार फिर उन्होंने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि जो प्रोजेक्ट दिखा रहे हो वही जमीन पर उतरना चाहिए। देखिए, निश्चित तौर पर ड्रीम प्रोजेक्ट है मुख्यमंत्री के कई सारे जिनको पूरा करना चाहते हैं समय सीमा में और बिना किसी क्वालिटी कंप्रोमाइज के मुख्यमंत्री इन ड्रीम प्रोजेक्ट को पूरा करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश में 14 साल मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान, लिहाजा प्रदेश के अंदर लगातार जब सरकार गई थी तो कई सारे कारण उन्होंने जाने होंगे और निश्चित तौर पर एक बड़ा जो कारण था उसमें अफसरों की जो लीला हवाला थी वो एक बड़ा कारण हो सकता है। और ऐसे में जब सरकार बनी है तो प्रदेश सरकार ये चाहती है कि ग्लोबल स्किल को लेकर जो पूरा काम चल रहा है, खासकर सिंगापुर की तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार ग्लोबल स्किल पार्क का निर्माण करने
करने वाली है। कोविड-19 के बाद में सबसे ज़्यादा जरूरत जिस बात की महसूस की जा रही थी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत को बनाने को लेकर, उसमें एक अहम प्रोजेक्ट इस पूरे प्रोजेक्ट को माना जा रहा है। लिहाजा मुख्यमंत्री ने आज पूरा दौरा किया था, काम का निरीक्षण किया था और साफ तौर पर अधिकारियों को चेतावनी दी है कि क्वालिटी से कोई भी कंप्रोमाइज ना किया जाएगा और जो लोग देखने वाले हैं उनको निश्चित तौर पर इस बात को देखना चाहिए। उनको ये कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं है कि अगर गड़बड़ी हुई तो टांग दिया जाएगा। ये शब्द बिल्कुल निश्चित तौर पर साफ तौर पर बताते हैं कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले के मुकाबले नई प्रशासनिक व्यवस्था में ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। लिहाजा जो एक सॉफ्ट इमेज शिवराज सिंह चौहान की हुआ करती थी अधिकारी और कर्मचारियों के बीच में, उसके बजाय अब प्राथमिकता में जनता ज्यादा नजर आती है। लिहाजा जनता से जुड़े कामों को लेकर हीला हवाली बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कम से कम संकेत मुख्यमंत्री के चेतावनी भरे अंदाज से यही लगते हैं। पुनीत, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो जैसा सुधीर हमको बता रहे हैं कि अब की बार सरकार किसी भी स्तर पर चूक बर्दाश्त करना नहीं चाहती। एक कड़ा प्रशासन मिले, एक साफ सुथरा और ट्रांसपेरेंट व्यवस्था मिले, साथ ही साथ जो काम और जो प्रोजेक्ट हैं वो वक्त पर ठीक उसी अंदाज में उतरे जिस अंदाज में प्रस्तावित हैं। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत ने गैंगरेप के दोषियों को चौराहे पर लटका देने की वकालत की। फिल्म धाकड़ की शूटिंग के लिए भोपाल पहुंची कंगना मीडिया से बातचीत कर रही थी। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब जैसे देशों में गैंगरेप के दोषियों को चौराहे पर लटका दिया जाता है। जब तक ऐसे 5-6 उदाहरण पेश नहीं होंगे तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी। कंगना ने दकियानूसी और पुराने लॉ बदलने की बात कही। कंगना ने लव जिहाद के खिलाफ मध्य प्रदेश में बने कड़े कानून को अच्छा बताया। कहा कि लॉ केवल उनके लिए है जो लव जिहाद करते हैं। ये कानून इंटरकास्ट मैरिज में धोखा खाने वालों के लिए, ना कि प्यार करने वालों के खिलाफ है। कंगना ने पर्यटन व संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर से मुलाकात की। साथ ही मुख्यमंत्री आवास पहुंचकर सीएम शिवराज सिंह से भी मुलाकात की। कंगना के साथ उनकी फिल्म की पूरी टीम मौजूद रही। लॉ जो है सिर्फ उनके लिए बने हैं जिनको दिक्कत है। जैसे अभी जो कहते हैं कि इंटरकास्ट मैरिजेस होनी चाहिए, तो जो होती हैं या हो रही हैं उन पे ये कानून लागू नहीं है। ये उन्हीं पे लागू है जिन्होंने इस नाम पे धोखा खाया है, बहलाने फुसलाने में या इस तरह की चीज़ों के करके। आई थिंक इट्स अ वेरी गुड स्टेप दैट गवर्नमेंट हैज़ फाइनली टेकन। भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाने वाले वॉलंटियर की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया। अब इस पर सियासत भी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ट्रायल पर सवाल उठाते हुए सरकार को घेरा, जबकि सरकार साइड इफेक्ट को मौत की वजह मानने से साफ इनकार करती है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री ने मामले में जांच की बात कही है, जबकि मुख्यमंत्री ने कहा कि इस तरह की भ्रामक खबरें ना चलाएं। उन्होंने कहा कि विसरा रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारण खुल पाएंगे। उन्हें उल्टियाँ हुई, उल्टियों में झाग निकलने लगा। 750 रुपए का प्रलोभन देकर गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। ये तस्वीर है दीपक मरावी की, जो अब इस दुनिया में नहीं है। दीपक ने 12 दिसंबर को भोपाल की निजी मेडिकल कॉलेज में कोवैक्सीन का ट्रायल टीका लगवाया था। टीका लगवाने के 9 दिन बाद 21 दिसंबर को उसकी संदिग्ध मौत हो गई। 22 दिसंबर को शव का पोस्टमार्टम कराया गया, जिसकी प्रारंभिक रिपोर्ट में शव में जहर मिलने की पुष्टि हुई है। हालांकि मौत कोवैक्सीन का टीका लगवाने से हुई या किसी अन्य कारण से, इसकी पुष्टि पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद ही होगी। इधर सामाजिक कार्यकर्ता आरोप लगा रहे हैं कि वैक्सीनेशन के बाद वॉलंटियर का फॉलोअप नहीं लिया गया। 7 दिन तक तो उन्हें कुछ नहीं हुआ। 8वें दिन से उनके शरीर में चक्कर आना शुरू हो गए। उसके बाद में उन्हें उल्टियाँ हुई, उल्टियों में झाग निकलने लगा। पर हाँ, 19 तारीख से उन्होंने खाना पीना बिल्कुल बंद कर दिए थे। 20 तारीख तक, 21 तारीख को उनकी डेथ हो गई। पीपल्स हॉस्पिटल ने एक बार भी फ़ोन करके या घर आके उनकी सुध नहीं ली। आप सोचिए वो वैक्सीन की एफिशिएंसी के ऊपर कितना बड़ा सवाल पता करता है। और ये तभी होता है जब गरीब लोगों के, वनरेबल लोगों की कोई जान की कीमत नहीं होती है। इधर पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने पीड़ित परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने सवाल उठाया कि ट्रायल के लिए गरीबों को ही क्यों चुना गया। वहीं स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने साइड इफेक्ट की बात से इनकार कर जांच कराने की बात कही है।
सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि वैक्सीन का साइड इफेक्ट इतने लंबे समय तक नहीं रहता। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि ऐसी खबरें ना चलाएं, जिससे वैक्सीनेशन का कार्यक्रम प्रभावित हो। 750 रुपये का प्रलोभन देकर जो कराया जा रहा है, ये गरीबों के मोहल्ले में क्यों कराया जा रहा है? मेडिकल एजुकेशन के द्वारा एक टीम बनाई गई है जो इस पूरे प्रकरण की जांच करेगी। वैक्सीन का दुष्प्रभाव होता है तो वो इतना थोड़ी कि इतने दिनों के बाद होता है, और इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि इस मामले को प्रेस भी बहुत गंभीरता से ले। अनावश्यक कोई ऐसी धारणा वैक्सीनेशन के बारे में बने जिससे वैक्सीनेशन प्रभावित हो, पर नज़र रखें। दूसरा भेज दिया है, रिपोर्ट आ जाएगी, लेकिन मैं कॉन्फिडेंट हूँ पूरी तरह से कि कोई दुष्प्रभाव दुष्परिणाम होता है तो 24 घंटे 50 घंटे 2 दिन 3 दिन में होता है, इतने दिन बाद नहीं होता। फिलहाल दीपक के शव का बिस्रा पुलिस को सौंप दिया गया है। पुलिस बिस्रे का केमिकल एनालिसिस कराएगी, जिसके रिपोर्ट आने के बाद ही दीपक की मौत की असली वजह सामने आ पाएगी। नवीन सिंह, IBC 24, भोपाल। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। प्रवासी भारतीय सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत ने जो नई व्यवस्थाएं विकसित की, उनकी कोरोना के वक्त वैश्विक संस्थाओं ने प्रशंसा की। आधुनिक टेक्नोलॉजी ने गरीब से गरीब को मजबूत करने का अभियान भारत में छेड़ा, उसकी चर्चा विश्व के कोने कोने में। अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के लिए मकर संक्रांति से चलाए जाने वाले धन संग्रह अभियान को लेकर विश्व हिंदू परिषद की तरफ से तैयारियां तेज हैं। वीएचपी 14 जनवरी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राम मंदिर के निर्माण को लेकर फंड जुटाने के लिए अपना अभियान शुरू करेंगे। वीएचपी के महासचिव ने कहा, हम चाहते हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में सबका योगदान हो। भारत सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए बताया कि 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों को प्राथमिकता में टीके लगेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना टीकाकरण को लेकर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की। भोपाल में कोवैक्सीन का ट्रायल डोज लगवाने के 9 दिन बाद एक युवक की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई। मृतक ने 12 दिसंबर को ट्रायल डोज लगवाया। परिजनों ने कोवैक्सीन की साइड इफेक्ट से मौत का आरोप लगाया। वहीं मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का तीसरा टेस्ट मैच सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जा रहा है। मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलिया ने 197 रनों की लीड प्राप्त की। दिन का खेल खत्म होने तक स्टीव स्मिथ 29 जबकि मॉर्नस लाबुशेन 47 रन बनाकर खेल रहे थे। इसके पहले भारत की पहली पारी 244 रनों पर सिमट गई। पहली पारी के बाद ऑस्ट्रेलिया ने 94 रनों की लीड प्राप्त की थी। चलिए कुछ अन्य खबरों का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय प्रवास पर दतिया पहुंचे। आज पहले दिन उन्होंने मां बगुलामुखी के दर्शन किए। महाभारत कालीन वन खंडेश्वर महादेव का अभिषेक किया। इसके बाद ग्राम कमरारी में 2 करोड़ से अधिक की लागत से बने गौशाला का भूमि पूजन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि दतिया के लोगों के लिए मेरे दरवाजे सदैव खुले हैं। दूसरी ओर गृहमंत्री सुबह डबरा के जैन मंदिर पहुंचे। मेडिटेशन गुरु मुनिश्री 108 सागर महाराज उनसे आशीर्वाद लिया। इसके बाद उनका सम्मान किया। जैन समाज के प्रभु भगवान पार्श्वनाथ के जन्म उत्सव पर सभी को बधाई दी। मंदिर प्रबंधन को 1,11,000 रुपए दान में दिए। बहुत अभिनंदन करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं। केंद्र सरकार की एजेंसी कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लगाई आपत्ति को वापस लेने का फैसला कर लिया और इससे मध्य प्रदेश में बासमती चावल के निर्यात करने का रास्ता अब साफ हो रहा है। मध्य प्रदेश का करीब 40% बासमती चावल जीआई टैग मिलते ही अमेरिका और कनाडा भेजा जा सकेगा। इससे प्रदेश के करीब 4 लाख किसानों को फायदा पहुंचेगा। यूरोप में मध्य प्रदेश के बासमती चावल की भारी डिमांड है, लेकिन जीआई टैग ना होने के कारण पंजाब इसे पूरी करता है। मध्य प्रदेश बासमती चावल को जीआई टैग मिलने की लड़ाई 12 साल से लड़ता आया है। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश
क्षेत्र बासमती उत्पादक एसोसिएशन ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर एपीडा ने आपत्ति दर्ज कराई। सीएम शिवराज सिंह ने जुलाई 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को पत्र लिखकर एपीडा की आपत्ति को वापस लेने का अनुरोध किया। एपीडा की 5 जनवरी को बैठक में फैसला लिया गया कि मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग देने के मामले में अपनी आपत्ति को वापस लेगा, जल्दी सुप्रीम कोर्ट में आवेदन करेगा और इसके बाद मध्य प्रदेश सरकार भी सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लेगी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।